नमस्कार, हमारे तमाम दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। आपके साथ मैं हूं अखिलेश आनंद। तो 5 राज्यों में आने वाले दिनों में चुनाव हैं। 4 राज्य, एक केंद्र शासित प्रदेश, पश्चिम बंगाल, असम, केरल, तमिलनाडु और पुदुचेरी। लेकिन यहाँ पर जनता के क्या मिजाज हैं, जनता क्या सोच रही है, इन राज्यों में जनता का मूड क्या है, ये हमने समझने की कोशिश की है। उस नब्ज को टटोलने का हमने प्रयास किया है। एबीपी न्यूज और सी वोटर ने एक सर्वे किया है। तो उस सर्वे के क्या नतीजे हैं वो मैं आपको बताऊंगा और उसके क्या मायने मतलब हैं। मेरे साथ यशवंत देशमुख जुड़े हुए हैं, सी वोटर के आप फाउंडर हैं, डायरेक्टर हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत आपका। धन्यवाद अतीश। अ, सबसे पहले तो यशवंत, मैं ये चाहूंगा कि आप मुझे जरा ये बताएं और दर्शकों को भी कि ये जो सर्वे किया गया है, क्या सैंपल साइज है, तरीका क्या था, थोड़ा ये अगर स्पष्ट हो जाए उसके बाद हम बातचीत को आगे बढ़ाएंगे। देखिए अखिलेश, जो सी वोटर और एबीपी के ट्रैकर्स हैं वो कोई एक समय की कार्रवाई नहीं है, वो साल भर चलते हैं और लगातार चलते हैं। और खासतौर पे जब चुनाव किसी राज्य में होता है तो हमारा वहां पे फोकस और भी ज्यादा हो जाता है। तो इन 5 राज्यों में पिछले एक महीने में तकरीबन, पिछले महीने जब हम लोगों ने कौन बनेगा मुख्यमंत्री का पहली तस्वीर साझा की थी अपने दर्शकों के साथ में, उसके बाद से लेकर के आज तक अभी करीबन 5.5 हफ्ते हुए हैं। 5.5 हफ्तों में हमने तकरीबन 70,000 मतदाताओं से इन 5 राज्यों में बात की है और उसी के आधार पर ये हमारा आकलन आपके सामने है। पश्चिम बंगाल में जो दर्शक हैं वो ऑलरेडी हमारे जो एबीपी बांग्ला, वहां पे हमारा बंगाली चैनल है, उसमें ट्रैकर लगातार देखते रहते हैं। लेकिन अपने राष्ट्रीय चैनल के ऊपर वो एक महीने के बाद में तकरीबन ये हमारी दूसरी एक्सरसाइज सामने हम लेके आए। यशवंत, आपको मुझे लगता है कई दशकों से इस देश की जनता देख रही है राजनीतिक खबरों पर विश्लेषण करते हुए। सर्वे के बारे में हम एक एक करके हर राज्य के बारे में बात करेंगे कि जो नतीजे हैं वो क्या हैं। लेकिन इसमें बड़ी बात आपको क्या नजर आती है, आपका अपना आकलन क्या, अगर मैं पूछूं ऐसी कोई 5 बड़ी बात? देखिए, बड़ी बातें तो इसमें है बहुत सारी। सबसे बड़ी बात तो पश्चिम बंगाल पे ही है, क्योंकि पश्चिम बंगाल का जो राजनीतिक इतिहास रहा है वो 30-35 साल तक एक तरफा रहा। उसके बाद में ममता बनर्जी ने उस वामपंथ के किले को जब ध्वस्त किया, परिवर्तन का बिगुल बजाया, तो 10 साल से अब उनका मामला एक तरफा रहा। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि एक ऐसी पार्टी जिसका पश्चिम बंगाल की राजनीति में कोई नामो निशान नहीं था ऑलमोस्ट 70 सालों से, उसने कुछ ही सालों में ऐसी 2014 के बाद से ऐसा कुछ आकलन किया कि 2019 तक आते आते वो वहां पे एक तरह से मेन अपोजिशन पार्टी बनी। और अब पश्चिम बंगाल में बाइपोलर कंटेस्ट हो रहा है बीजेपी और टीएमसी में। वो बीजेपी और टीएमसी जो कि अटल जी की सरकार में एक साथ थे और कितने सालों तक वो लेफ्ट के खिलाफ साझा लड़ाई उन्होंने लड़ी और दोनों पिटे अच्छे खासे। ममता बनर्जी ने उस जीत को हासिल किया और अब ममता बनर्जी और बीजेपी में लड़ाई हो रही है और लेफ्ट का नामो निशान जैसे खत्म होने पे आ रहा है। तो ये एक बड़ी बहुत ही क्लासिकल राजनीतिक, जिसे गहमा गहमी कहें, इतिहास कहें, लेकिन अद्भुत है। और वो लेफ्ट जो पश्चिम बंगाल में बिल्कुल खत्म हो रहा है, उसका पुनर्जन्म हो रहा है बिल्कुल सुदूर दक्षिण में, जहां पर वो इतिहास रचने जा रहा है। शायद पहली बार ऐसा हो जब बैक टू बैक लेफ्ट की 2 बार सरकार वहां बन जाए, जिसको पश्चिम बंगाल में हम कह रहे हैं कि अब मामला ही खत्म हो गया, जड़ से उखड़ गया है लेफ्ट। तो ये जो भारतीय राजनीति, भारतीय मतदाताओं का मानस और उसमें एक उनका विजडम है, ये बड़ा चमत्कारी लगता है। इस पूरे इसमें मुझे लगता है पश्चिम बंगाल और केरल, ये 2 की राजनीति में लेफ्ट का खत्म होना और लेफ्ट का पुनर्जन्म होना, ये अपने आप में बहुत ही विस्मयकारी है। बहुत क्लासिकल ये इलेक्शन होने जा रहा है। अच्छा, अब मैं राज्यों के हिसाब से बात कर लेता हूं आपसे। पश्चिम बंगाल का सबसे पहले जिक्र, चूंकि जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी वहां इस बार सत्ता की दौड़ में है, बहुत ज्यादा पूरे देश में उस चुनाव की चर्चा हो रही है। ये जो सर्वे है सी वोटर एबीपी न्यूज का, इसमें मैं देख रहा हूं कि 2016 की तुलना में टीएमसी को बहुत बड़ा नुकसान हो रहा है। 2016 में टीएमसी को 211 सीटें मिली थी, लेकिन इस प्रोजेक्शन के मुताबिक 156 सीटें इस बार मिल रही हैं, -55। वहीं बीजेपी के लिहाज से बात की जाए तो जिस बीजेपी को सिर्फ 3 सीट मिली थी, इस सर्वे में 100 सीटें मिलती हुई नजर आ रही हैं। लेकिन जो बड़ी खबर इसे निकल कर आ रही है यशवंत, वो यही है कि टीएमसी की सत्ता में वापसी हो रही है। बिल्कुल। और जो सर्वे में लगातार ट्रैकर में निकल के आ रही बात, वो असली खबर वोट शेयर में है। आपने सीटों को तो बताया दर्शकों को, और एबीपी के दर्शक जानते हैं
कि मेरी दौड़ मेरी मस्जिद तक यही होती है कि मैं बार बार हथौड़ी लेके मारता हूँ कि वोट शेयर की बात कीजिए और वोट पे ही फोकस रखिए, हाँ कहीं इधर हाँ उधर मत जाइए। हाँ, तो तो एक बताइए बड़ी आप। इंटरेस्टिंग चीज आप हाँ देखेंगे कि हाँ। जो पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी का वोट शेयर है वो लगभग बरकरार है। हम्म पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी के वोटों में कोई कमी नहीं आ रही, बहुत ज्यादा नहीं, थोड़ी बहुत आ रही है लेकिन बहुत ज्यादा नहीं। 10 साल की इनकम्बेंसी के बाद में कोई अगर 1.5-2%, 3% वोट शेयर करे और अभी भी 42%, 43% के आसपास वोट बने रहे, बहुत बड़ी बात होती है। हम्म। तो सवाल यहाँ पे ये है कि फिर बीजेपी को तकरीबन तकरीबन 38, 39, 37 जो ये हमारे ट्रैकर में वोट शेयर आ रहा है, ये कहां से आ रहा है? हम्म। और ये अगर आप देखेंगे तो पूरा का पूरा लेफ्ट फ्रंट और कांग्रेस के खाते में से जैसे बीजेपी ने सेंध लगा करके सारा एंटी ममता वोट अपने खांचे में खींच लिया है। अब इसलिए सीटों के मामले में आप भले ही बोलें कि ममता बनर्जी को चोट लग रही है, लेकिन वो सत्ता बना रही है अपनी, फिर से दोबारा संभावना है। असली चोट सीटों के मामले में और वोटों के मामलों में तो लेफ्ट और कांग्रेस के गठबंधन को लग रही है, जहां पे न केवल वो सीटों में ध्वस्त हो रहे हैं, वोट शेयर जैसे कि उनका सारा लुट जा रहा है वो पूरा। और जितना बाइपोलर ये होता जाएगा कंटेस्ट आने वाले समय में, ये ध्यान रखें कि जब हम ओपिनियन पोल की बात करते हैं अखिलेश, तो ये हमें बार बार अपने दर्शकों को बताना चाहिए कि हम आज की स्थिति बता रहे हैं। जी जी, ये बिल्कुल। प्रोजेक्शन आज के हैं। हाँ और राजनीति में एक हफ्ता भी बड़ा उलटफेर करता है, एक दिन बड़ा उलटफेर करता है, ये हम सब लोग देख चुके हैं मुद्दों के ऊपर। और अभी से लेकर के इलेक्शन 27 मार्च को जब पहला राउंड का वोट पड़ेगा, उसके बाद में भी पश्चिम बंगाल में तो ऑलमोस्ट 1 महीने चुनाव चलना है 8 चरणों में। तो जी। ऐसे में उस पूरे कंटेस्ट में बाइपोलर जितना कंटेस्ट होगा, आप पाएंगे कि वहां पर लेफ्ट और कांग्रेस की भूमिका और भी ज्यादा सिकुड़ती चली जाएगी। अच्छा। और उस सिकुड़ने में ममता बनर्जी अपनी पॉपुलैरिटी या अपने वोट बैंक को लगातार बनाए हुए हैं, हम्म। इसीलिए उस जगह पे उनको उतना बड़ा सत्ता से बाहर जाने वाला संकेत अभी हमको नहीं दिखाई देगा। अच्छा, असम में आपका सर्वे क्या कहता है यशवंत? क्या आकलन है इस सर्वे का इशारा क्या है? देखिए, असम में बीजेपी को बढ़त है और पिछले जो हमारा पहला राउंड सर्वे आया था उसमें और अभी में बहुत बड़ा परिवर्तन हुआ है। वो परिवर्तन ये हुआ है कि पिछले राउंड में कांग्रेस और एआईयूडीएफ और कम्युनिस्ट पार्टियों का गठबंधन नहीं हुआ, हमारे सर्वे के बाद गठबंधन हुआ है। और अभी इस समय आप पाएंगे कि वो जो वोट विपक्ष का बटा हुआ था इधर उधर, वो सारा इकट्ठा होकर लगभग बराबरी पे पहुंच गया है एनडीए के साथ में, बराबरी के वोट शेयर। देखने में ऐसे ऊपर से लगेगा आपको कि अरे ये तो बराबरी का वोट शेयर आ रहा है, तो इसमें तो मामला कांटे का होना चाहिए, लेकिन ये वो कांटे का नहीं है। कारण उसका क्या है कि एआईयूडीएफ जो कि वहां की स्वाभाविक सी मुस्लिम पार्टी है, उसके साथ में कांग्रेस ने जब गठबंधन किया है, तो लोअर आसाम जो बांग्लादेश के साथ में लगा हुआ रीजन है, उस रीजन में लगभग एक तरफा जीत मिल रही है उन लोगों को, मतलब एक स्वीप होगा, क्योंकि वहां पर ऑलमोस्ट ऐसी सीटें होंगी जहां पे एआईयूडीएफ और कांग्रेस के कैंडिडेट्स को 70-70% तक हो सकता है वोट पड़े। लेकिन क्या हो रहा है कि उस लोअर असम में तो मुस्लिम मतदाताओं के कारण उनको बहुत जबरदस्त जीत मिल रही, लेकिन बचे हुए असम में जो पोलराइजेशन, काउंटर पोलराइजेशन हो रहा है, वहां पर हिंदू वोटों का ध्रुवीकरण बीजेपी की ओर अच्छा खासा हो रहा है और उसके कारण बचे हुए असम में उस तरीके की जीत नहीं मिल रही है। बोडोलैंड में एक अलग कंटेस्ट चल रहा है, क्योंकि बीपीएफ जो बीजेपी के साथ में पुरानी अलायंस पार्टी थी, उसको बीजेपी ने डंप कर दिया है। और अभी हाल के जो बोडोलैंड के काउंसिल के इलेक्शन हुए, वहां पर एक नई पार्टी खड़ी करके छोटी बोडो की, उसके साथ में अलायंस करके बीजेपी ने सत्ता हासिल की। तो वहां के भी इक्वेशन बदल रहे हैं। इसलिए पूरे राज्य में देखेंगे तो आपको लगेगा वोट शेयर बराबरी का है, लेकिन दरअसल ये गलत होगा कहना। एक तरफा लीड दक्षिण आसाम में एआईयूडीएफ और कांग्रेस को है और बचे हुए आसाम में बहुत बड़ी लीड बीजेपी को है। अच्छा, अब जरा हम केरल का रुख कर लेते हैं। और साउथ में मैं देख रहा हूं जो इस सर्वे के नतीजे हैं वो ये बता रहे हैं कि 2016 की तुलना में जो 2021 का प्रोजेक्शन है, एलडीएफ की सीटें कम हो रही हैं 91 से 87, लेकिन सत्ता में वापसी हो रही है यूडीएफ 47 से 51 पर, मतलब बहुत ज्यादा कोई बढ़त नहीं है। ये कैसे हो पा रहा है? मतलब यहाँ पर अगर हम कहें कि वामपंथी दोबारा आ रहे हैं सत्ता में, ये कैसे ये मुमकिन हो पा रहा चमत्कार है? है, हाँ। ये चमत्कार है। और मुझे लगता है कि केरल में जो पेंडुलम राजनीति का हमेशा 5 साल में इधर से उधर, उधर से इधर होता था, उसमें अगर ये ब्रेक होगा तो ये ऐतिहासिक। और ये ऐतिहासिक ब्रेक की जो पूरी संभावना है, वो दरअसल केवल और केवल वहां के मुख्यमंत्री की अच्छी छवि और कोविड के दौरान जो उन्होंने काम किया, जिस तरीके से उनकी सरकार ने काम किया, उसको लेकर के
जनता ने उनको जो पॉजिटिव अपने लिए रेटिंग दी है ये उसके कारण। और एक मूलभूत परिवर्तन अखिलेश जो केरल की राजनीति में हो गया है, केरल की राजनीति में दरअसल 50 साल से आप मान के चलिए कि 50 साल से वहां पर सीपीएम और कांग्रेस की लड़ाई के बीच में आरएसएस का रोल हमेशा प्रो कांग्रेस होता था और वो लेफ्ट के अगेंस्ट में, कम्युनिस्टों के अगेंस्ट में हमेशा वो कांग्रेस को सपोर्ट करती थी ग्राउंड पे, और इसीलिए वहां पे बीजेपी का ग्रोथ कभी नहीं होता था। और बीजेपी जब भी आरएसएस वाले बीजेपी को बढ़ाते थे तो दरअसल वो हिंदू वोट काटते थे और उस चक्कर में कांग्रेस के वोट कटते थे और कम्युनिस्ट जीत जाते। लेकिन ये पूरा इक्वेशन ही मानो बदल गया। नए केरल की राजनीति में इस समय सीपीएम वहां की हिंदू पार्टी बन गई है और उसने केरला कांग्रेस मनी को अपने साथ में जोड़ के क्रिश्चियन और हिंदू कॉम्बिनेशन कर लिया। और क्रिश्चियन हिंदू कॉम्बिनेशन के सामने कहीं ना कहीं मुस्लिम लीग के साथ में पुराना गठबंधन और नया जो स्थिति है उसमें एक तरह से माइनॉरिटी में मुस्लिम पार्टी एक तरह से कांग्रेस बन गई है। शायद इसमें कभी अगर आप आकलन करेंगे तो ये भी पाएंगे, राहुल गांधी का वायनाड से लड़ना ये अपने आप में एक अलग किस्म की ब्रांडिंग दे गया है केरल की राजनीति। हम जानते हैं कि वो वायनाड गए थे, सुरक्षित सीट थी बिल्कुल, वहां पे मुस्लिम मतदाताओं का बहुसंख्य में होना ये बहुत बड़ा रीजन था। उन्होंने एक तरफा जीत भी हासिल की वायनाड से। लेकिन कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि केरल की इंटरनल इक्वेशन में राहुल गांधी का वायनाड से लड़ना शायद कांग्रेस को भारी पड़ गया है, ऐसा मुझे लगता है, मैं गलत भी हो सकता हूँ। इस पर भी हम बात करेंगे, लेकिन चूंकि अब समय थोड़ा कम है, पुदुचेरी और तमिलनाडु की भी बात कर लेते हैं। पहले पुदुचेरी की बात कर लेते हैं। आपका सर्वे क्या कह रहा है यहाँ के बारे में? पुदुचेरी में सत्ता विरोधी लहर है अभी फिलहाल और उसका फायदा हो सकता है एआईएनआरसी बीजेपी जो गठबंधन है उसको मिले। और पुदुचेरी में भी बहुत सारी चीजें क्लियर नहीं है, मसलन डीएमके जो कि कांग्रेस की अलायंस में रही है अभी तक और हम जानते हैं तमिलनाडु में 7 चुनाव लड़ रहे हैं, लेकिन डीएमके ने स्टेटमेंट दे दिया कि हम अलग लड़ेंगे सारी 30 सीटों पे, उसका इम्पैक्ट अलग होगा। लेकिन अगर अभी जब वहां की सरकार गिर गई उसके बाद से डीएमके कांग्रेस के बीच में दोबारा गठबंधन की राजनीति शुरू होने लगी है, तो जब एक बार ये क्लैरिटी आ जाएगी तो शायद अगर डीएमके कांग्रेस साथ में लड़ते हैं तो मुकाबला और ज्यादा क्लोज और कांटे का होगा। लेकिन अगर वो अलग अलग लड़ेंगे तो ये हो सकता है एक तरफा जीत एनडीए के खाते में। अच्छा, कुछ इश्यूज की अगर हम बात कर लें, मैं देख रहा हूं जो सर्वे के जो नतीजे हैं इसमें आपने कुछ मुद्दों पर भी बातचीत की है, आपकी टीम ने अलग अलग लोगों से अलग अलग राज्यों के बारे में। मैं पश्चिम बंगाल पर सबसे पहले आ रहा हूं। यहां पर सबसे बड़ा जो मुद्दा है चुनाव में, ऐसा लग रहा है इस सर्वे के मुताबिक, अनएम्प्लॉयमेंट है, बेरोजगारी है। 22.68% लोग कह रहे हैं कि इसे हम बड़ा मुद्दा मानते हैं। तो इसका किसे फायदा होगा और किसको नुकसान हो सकता है? इंटरेस्टिंग सवाल है आपका ये। देखिए, बेरोजगारी पूरे भारत में बड़ा मुद्दा है, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन अलग अलग जगहों पे अगर राज्य के लेवल पे बेरोजगारी के मुद्दा होगा तो वो उसमें कंफ्यूजन ये होता है कि इसमें राज्य सरकार को दोष दिया जाए केंद्र सरकार को। बिल्कुल वही। हाँ। तो इस मुद्दे के ऊपर जो लड़ाई होगी, ममता बनर्जी बोलेंगी कि बेरोजगारी पूरे हिंदुस्तान में बढ़ गई है, वो मोदी जिम्मेदार है। मोदी बोलेंगे कि 10 साल से केंद्र सरकार राज्य में आप सरकार चला रही है, आप जिम्मेदार हैं। तो बेरोजगारी एक मुद्दा बहुत बड़ा है, लेकिन मुझे लगता नहीं कि किसी एक व्यक्ति, एक पर्टिकुलर पार्टी को उसका खामियाजा उठाना पड़ रहा है या उसके किसी दूसरे के पक्ष में उसकी लहर बन रही है। अलग अलग जगहों पे लोकल इक्वेशन, मतलब पश्चिम बंगाल में हमने लोगों से पूछा कि आपको क्या लगता है कि ट्रैकर में सवाल है हमारा कि किस चीज से पश्चिम बंगाल की राजनीति में, मतलब पॉलिटिक्स में बड़ा अंतर पड़ेगा चुनाव में। उसमें से एक बहुत बड़ा फैक्टर लोगों ने बोला कि एआईएमआईएम का चुनाव लड़ना और जो मुस्लिम वोटों का कटना, ये एक बड़ा फैक्टर हो सकता है अगर पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी को परेशानी होती है। तो ये सारे फैक्टर भी अलग से आएंगे। रोजगार का मुद्दा डेफिनेटली है, आपका सीए एनआरसी का मुद्दा भी आपका आसाम में कहीं ना कहीं आपको उसकी परछाई दिखेगी। तमिलनाडु में किसानों से जुड़े हुए मुद्दे बहुत महत्वपूर्ण है और स्वाभाविक सी बात है, वो कावेरी का पानी का बंटवारा, उसका संकट, वो भी मुद्दा है। लेकिन उस किसान के मुद्दे को अभी आप फिलहाल फार्म बिल से जोड़ के मत देखिए, क्योंकि ये मुद्दे जो लोग तमिलनाडु में ट्रैकर में आ रहा है, ये फार्म बिल के आने के पहले से आ रहा है। मतलब तमिलनाडु की किसानों की समस्या ये इस फार्म बिल्स के पहले की है, मतलब वो लगातार लोग बोल रहे हैं, इसलिए इससे कंफ्यूज मत होइएगा कि शायद इन फार्म बिल्स के कारण एकदम से ये आगे आ गया। केरल में कोविड बहुत बड़ा मुद्दा है
लेकिन वो अभी फिलहाल लेफ्ट फ्रंट के लिए पॉजिटिव में काम। अच्छा, एक आखिरी सवाल है पश्चिम बंगाल के कॉन्टेक्स्ट में, ये सवाल है कि आपका जो ये सर्वे है ये ममता बनर्जी को सीएम के तौर पर 54.5% लोगों की पसंद बता रहा है, मतलब करीब करीब 55% लोग। तो जब किसी चेहरे के पीछे इस कदर लोग जा रहे हैं तो क्या किसी और दूसरी पार्टी की कोई संभावना बनती भी है? ये सर्वे क्या कहता है? देखिए, संभावना वैसे ही कुछ कुछ बनती है जब एक चेहरा बहुत पॉपुलर होता है। मतलब मोदी के सामने टीना फैक्टर हम केंद्र के लिए बोलते हैं, आपको चेहरा देना पड़ता है। सेम वही पश्चिम बंगाल में आपको लगेगा कि टीना फैक्टर कहीं ना कहीं ममता बनर्जी के आगे है। उनकी लीडरशिप के आगे अपोजिशन का चेहरा कोई बहुत बड़ा उभर नहीं पाया। और जो नंबर 2 पे चेहरा आ रहा है अखिलेश, वो और भी ज्यादा महत्वपूर्ण है, गौर करने लायक है। वो बीजेपी के उस नेता का है जो बिल्कुल ही उनके संगठन के कोर से आया है, कोई उसकी बहुत पुरानी राजनीतिक दास्तान नहीं है। और बीजेपी ने तमाम बड़े बड़े चेहरे इंपोर्ट किए हैं दमकते हुए टीएमसी से, लेकिन उसके बाद में भी बीजेपी का कार्यकर्ता जो है वो मुख्यमंत्री पद के लिए बीजेपी के ही या संगठन के पुराने आदमी का नाम ले रहा है, वो इंपोर्टेड व्यक्ति का नाम नहीं ले रहा। ये अपने आप में एक बहुत इंटरेस्टिंग बात है और बीजेपी के लिए शायद सबक भी है कि आप चुनाव जीतने के लिए इंपोर्ट भले ही कितने कर लें, लेकिन आपका जो कार्यकर्ता, आपका जो कोर वोटर है, वो इंपोर्टेड नेताओं को तरजीह देने के लिए तैयार नहीं है। ये एक इसका बहुत महत्वपूर्ण जो हमको लगता है सर्वे की फाइंडिंग है, वो ये भी है। चलिए, बहुत ही सटीक विश्लेषण आपने यशवंत किया, हमारे साथ आप जुड़े, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने लोगों को बता दिया, चूंकि एक उत्सुकता का माहौल होता है, कौतूहल है लोगों के मन में कि 5 राज्यों में क्या होने जा रहा है, उसका एक संकेत तो आपने दे ही दिया फिलहाल आज की तारीख में क्या हो सकता है। बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया। शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।